हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हम लोग क्लास 12 मैथ्स के बारे में। देखिए बाबू, आप लोग के बीच जो है हम लोग है प्रैक्टिस सेशन एक लेकर आए हैं और वो प्रैक्टिस सेशन हम लोग कर किसका रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसका ऑलरेडी जो है सो हम लोग प्रैक्टिस 4 तक कंप्लीट कर लिए, जिसमें से हम लोग जो है सो 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज उसी का प्रैक्टिस नंबर 5 आप लोग के बीच लेके आए है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है, लव बोला है, संभाल लीजिएगा, अपने दिल को संभालिएगा कि तुम लौटकर आने की तकलीफ दोबारा मत करना। तुम लौटकर आने की तकलीफ दोबारा मत करना, हम एक बार की गई मोहब्बत दोबारा नहीं करते हैं। समझ गया? ये बोले हैं सिर्फ जो आपको शायरी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन के यार इधर से सुने इधर से निकाल देना, इम्प्लीमेंट भी करना है। समझ गया ना। चलिए इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द प्लेन दिया हुआ है, 2 प्लेन, और हमसे पूछ रहा है कि ये सब चारों कंडीशन में कौन सा फॉलो करेगा, ये इक्वेशन जो दिया हुआ प्लेन का। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता कब है बच्चा लोग, जब दोनों प्लेनवा के डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अब यहां देखिए 2 और यहां 5 है, तो 2 5 10, यहां है माइनस का 1 और यहां है माइनस का 2.5, इंटू करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2.5, और यहां है 4 और यहां है 10, तो 4 है 10 40, 4 दे 40, ये कभी 0 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब पक्का है कि परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, है ना। परपेंडिकुलर का 2 प्लेन परपेंडिकुलर है, उसका मतलब क्या चाहिए, दोनों प्लेन का डॉट प्रोडक्ट जो आप n निकालते हैं, नॉर्मल जिसको बोलते हो, डॉट प्रोडक्ट आपका 0 के इक्वल आएगा। यहां 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो है सो आपका परपेंडिकुलर तो नहीं है। अब हम चेक करते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है कि x का, y का और z का कोफिशिएंट का रेशियो जो है सो आपका इक्वल होना चाहिए। देखिए अगर हम x का कोफिशिएंट देखते हैं तो यहां क्या है, 2, यहां 2 है फर्स्ट वाला प्लेन में, और सेकंड वाला प्लेन में क्या 5, उसका रेशियो लेते हैं हम लोग, तो ये 2/5 है। ये इक्वल होना चाहिए b के रेशियो का, b के कोफिशिएंट का रेशियो, तो y का कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस का 1 है, और यहां क्या माइनस का 2.5, तो ये हो गया माइनस का 1 और नीचे आपका हो गया माइनस का 2.5। अब यहां है दिया हुआ x y z, इसलिए x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, जहां ABCD दिया रहेगा वहां ABC का कोफिशिएंट, समझ रहे ना। इसलिए ABC और x y z में कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। फिर यहां देखिए z का कोफिशिएंट क्या 4 है, तो ये हो गया आपका 4, और सेकंड वाला प्लेन में z का कोफिशिएंट क्या 10 है। देखिए ये 0 पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आपका जाएगा 1 0, तो ये हो गया 10, ये माइनस से माइनस हट गया, ये आपका हो गया 2/5। इसको काटेगा बच्चा लोग 2 से नहीं 5 से काटेगा तो 5 दूनी का 10 और 5 25, है ना। और इसको काटेंगे 2 से तो 2 दूनी का 4 और 2 5 का 10, यही होगा। अब देखिए इसमें जो x का कोफिशिएंट का रेशियो जो है बाबू, वो y के कोफिशिएंट का रेशियो और z के कोफिशिएंट का रेशियो, तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये प्लेनवा जो है सो परपेंडिकुलर ना होने के बजाय पैरेलल है, और पैरेलल किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो एकदम करेक्ट है, एकदम प्योर वाला एकदम सही है ना बच्चा लोग। चलिए ये चीज समझ में आ गया। 2 प्लेन जब भी परपेंडिकुलर होगा तो उन लोग का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल होगा। यहाँ डॉट प्रोडक्ट देखे तो 0 के इक्वल हो ही नहीं रहा है। पैरेलल होने का क्या केस है कि x y z तीनों का कोफिशिएंट का रेशियो जो है सो हमेशा इक्वल होगा। यहाँ इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। समझ में आ गया पहले नंबर क्वेश्चन। मूव करते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि इन द ट्रायंगल ABC व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब ये दियल हमको ट्रायंगल वा और ये दियल 4 को ऑप्शन वा, तो हमरा बतवे के ये है कि वो सही ना हो बाबू। अब आप लोग यहाँ गलती क्या करता है स्टूडेंट लोग कि इसको ट्रायंगल को देखा तो आपको ट्रायंगल लो, आपको पता पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो पढ़े होंगे, तो ट्रायंगल लो के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये AB का वेक्टर और प्लस का ये AB गए फिर इधर से गए BC, तो BC का वेक्टर ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, इधर से AC के वेक्टर के, AC वेक्टर।
अब यहां क्या करता बच्चों लोग, ए बी प्लस का बी सी, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का ए सी, ए बी प्लस का बी सी माइनस का ए सी, ऑप्शन नंबर बी मार के चलाता है कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चनों का इसीलिए बढ़िया से पढ़ना है, क्वेश्चनों में ही नहीं कहा कि कौन सही है, क्वेश्चनों में कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हमको यो बताना है जो वो सही ना हो, गलत हो, वो बताना ऑप्शनों में। अब देखो यहां देखते हैं करके चेक करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। अब देखो बाबू ये ए सी लिखा हुआ है, इसको अगर इस साइड लेके आएंगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, वो बात को समझिए पहले। ये लिखा हुआ आपका ए बी है ना, ये क्या लिखा हुआ वेक्टर ए बी, और ये हो गया प्लस का बी सी, और अगर इसको इधर लेके आए तो ये क्या बन गया माइनस का वेक्टर ए सी इज इक्वल टू में क्या हो गया जीरो वेक्टर, है ना। अब वेक्टर दे रहे तो यहां सिर्फ जीरो लिखना सही नहीं रहेगा, जीरो वेक्टर होगा। अब देखो ना बच्चों लोग, ये लिखा हुआ है ए बी प्लस का बी सी और माइनस का ए सी वेक्टर। अब यहां फर्स्ट ऑप्शन में की करा कि ए बी प्लस का बी सी तो मैच कर रहा है, लेकिन यहां सी ए होना चाहिए। तो आप लोग को ये चीज पता है ना कि अगर हम ए सी को चेंज करेंगे, सी ए करेंगे बच्चों लोग, तो ये माइनस के साथ बाहर आता है। इसका मतलब यहां माइनस पहले से ये माइनस के साथ बाहर हो गया, तो ये चीज जो है आपका क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका ए बी, ये आपका हो गया प्लस का बी सी, और ये जो है सो प्लस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा सी ए। ये कैसे वैसे समझ में आया ना, देखिए आप समझिए बढ़िया से। यहां ये लिखा हुआ है एसी, एसी का मतलब क्या होता है बाबू, तो एसी का मतलब होता है मेरा क्या चीज, ओ सी, सेकंड वाला ओ सी और माइनस का ओ ए, यही होता है ना, यही होता है। पोजीशन वेक्टर दिखाता है ना, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही होता है। तो एसी बराबर ये होता है, एसी बराबर ये होता है, और हमको जो एसी को चेंज करके किस में कर दे रहे हैं, सीए में। तो सीए में चेंज करेंगे बच्चों लोग, तो ये पक्का देखो हम क्या किए, एसी हुआ तो फर्स्ट में सी लिखाया, यहां सीए है तो फर्स्ट में ये वाला लिखाएगा, मतलब ये चीज वो पहले लिखाएगा। तो ये अगर माइनस यहां से कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन गया, ओ ए वेक्टर और माइनस का ओ सी वेक्टर बना ना। ये क्या बन गया, माइनस इससे कॉमन ले लिए बच्चों लोग, तो ये क्या बन गया माइनस का ओ सी ओ ए वेक्टर और माइनस का ओ सी वेक्टर बनाना है। अब देखिए यहाँ ओ ए माइनस का ओ सी, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सी ए का मतलब क्या होता है, जो सेकंड वाला उसको पहले लिखो, माइनस का जो फर्स्ट वाला उसको लिखो। जैसे यहाँ ए सी देखें तो सेकंड वाला जो था उसको पहले लिखो और माइनस का जो सेकंड वाला वो लिखो बाद में, है ना। मतलब इस चीज को हम हटा के क्या लिख सकते हैं, सी ए। तो ये एसी को हम चेंज किए तो क्या है, माइनस का सी ए है, और माइनस पहले सर बाबू पहले से बाहर है ना माइनस, तो ये हो गया प्लस का सी ए, ये किसके इक्वल हो गया, जीरो के, वेक्टर जीरो के इक्वल हो गया। आप देखिए ऑप्शनों में पहले का की करा कि ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी, ये तो सही है। दूसरा का आते हैं, दूसरा का हम क्या निकाला, ए बी प्लस का बी सी और माइनस का ए सी, ये सही है। तीसरा क्रम आते हैं, तीसरा क्रम की बोल रहा है ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी और माइनस का सी ए लिखा, बाबू ये तो अनपच धर लिया, ये अनपच वाला बात कह दिया। जो तीसरा का बोलो आज एकदम गलत बात बोला बाबू, माइनस का सी ए हो ही नहीं सकता। चौथा को चेक कर लेते हैं, चौथा क्या बोला कि ए बी माइनस का सी ए बी। अभी आप लोग को तुरंत बताया बच्चों लोग, अगर इसका पोजीशन वेक्टर चेंज कीजिएगा, मतलब सी को पहले बी को बाद में लिखिएगा, तो ये माइनस के साथ बाहर आता है। यहाँ कुछ नहीं किया, वही किया सी बी किया, माइनस के साथ बाहर आ गया, और ये आपके प्लस का सी ए है इज इक्वल टू क्या, जीरो वेक्टर। मतलब पहल का, दूसर का, चौथा बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन जो तीसर का बतिया कर एकदम अनपच वाला बात बोल रहा है, इसलिए हमको मेरा ऑप्शन में कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा ही वही है कि आप ऑप्शन में उला चूज कीजिए जो आपको अनपच दे रहा है। अनपच हो कौन सा ऑप्शन हो सर, ऑप्शन सी से, तो इसलिए हमारा ऑप्शन में सी हो गया सही। समझ गया क्वेश्चन को, इसलिए बढ़िया से रीड आउट करना, उसके बाद ऑप्शन में आपको टिक करना है। समझ गया ना। चलिए मूव करता हूं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी एज इट्स वर्टिसेस। मतलब ए बी और सी किसी भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स जो है बाबू वो ए बी सी दे दिया हमको, ए बी सी दिया हुआ है और हमको उसका एरिया निकालना है। आप लोग को पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का पता है कि दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता है, उसका फिर मैग्नीट्यूड कर देते हैं। इसमें भी सेम काम वही करना है, इसमें भी सेम काम वही करना है। इसमें सिर्फ करना क्या है कि वहां क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल के सिर्फ इतना ही कर देते हैं, अगर हमें डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। समझ गए ना। अब देखो यहां से हमको सबसे पहले तो निकालना होगा ए बी ए सी। अब देखिए इसमें आप लोग को रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप ए बी ए सी भी निकाल सकते हैं या ए सी बी सी भी निकाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दो वेक्टर निकालना ही होगा। तो हम यहां जो है सो निकाल लेते हैं, ए बी और ए सी निकाल लेते हैं, है ना, ए बी और ए सी। तो
तो बता बाबू ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? वेक्टर हम तुरंत बताएं कि पिछलका वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करते हैं। बता बाबू बी यहाँ दिया कितना 1 2 3 इसमें माइनस करेंगे 1 1 से, तो क्या होगा 1 में एक जाएगा तो 0 i कैप, तो ये होगा 0 i कैप। यहाँ 2 में एक जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का j कैप, और यहाँ आपका 3 में एक जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 2j k कैप, है ना। ये निकल के हमारा क्या है बी। फिर निकाल लेते हैं बच्चे लोग हम लोग ए सी, क्या निकाल ले रहे हैं हम लोग ए सी, कुछ भी निकाले कोई दिक्कत नहीं, बी सी ए सी कुछ निकाले कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आंसर आपका इक्वल ही आएगा। बी ए सी निकाल लेते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे, 2 में एक जाएगा बाबू तो क्या बचेगा आई कैप, यहां देखिए 3 में एक जाएगा तो प्लस 2j कैप 2j कैप, और यहाँ 1 में एक जाएगा तो 0k कैप। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना होगा कि ए और ए बी और ए सी का क्या निकालना होगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी, और आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना बहुत ही अच्छा तरीका से आता ना। ये हो गया आपका आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप, और ये हो गया आपका के कैप। ए बी पहले लिखे फिर ए सी लिखे, ए बी का क्या कोफिशिएंट आई का 0 है, फिर आपका 1 है और आपका 2 है, फिर ए सी का क्या है आई का कोफिशिएंट तो है 1 है, फिर आपका 2 है, और फिर आपका क्या है 0 है। ये इसका आपको क्या कर देना है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है, ऐसे ही निकलता क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखिए बाबू ये हो गया आपका आई कैप हो गया। अब ये कॉलम और ये रोवा का डिलीट करेंगे तो 0 माइनस का 4 अगर बचवा लोग तो ये हो गया माइनस का 4, फिर होता क्या माइनस का जे कैप, ये कॉलम और ये रोवा का डिलीट करेंगे तो 0 और माइनस का 2 तो ये हो गया माइनस का 2, और प्लस का के कैप, ये कॉलम और ये रोवा डिलीट करेंगे तो हो गया 0 और माइनस का 1 तो ये हो गया माइनस का 1। अब क्या करना बाबू, तो हमको ए बी क्रॉस ए सी निकालना है, तो इससे तो काम बनेगा नहीं, इसका हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका हम लोग को क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। अब एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बाबू, यहां लिख देते हैं हल्का सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो ए बी और ए सी निकालना है उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकालिए, और कुछ नहीं 2 से भाग कर दीजिए, है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो निकाला बाबू ये निकला, अब इसका मैग्नीट्यूड देखिए निकालते बाबू, यही निकाल देते इसका मैग्नीट्यूड, है ना, इसका मैग्नीट्यूड यही निकाल दे रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बताओ -4 का स्क्वायर क्या होता है, सभी के स्क्वायर को ऐड करते हैं यही करते हैं रूट में डाल के, तो -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये हो गया 16, ये माइनस बाहर निकलेगा तो हो जाएगा प्लस का 2j कैप, तो 2 का क्या होता है 4 तो ये हो गया 4, और यहां क्या -1 उसका क्या होता है स्क्वायर प्लस का 1, तो ये कितना निकला बाबू 16 4 20 और 1 21, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या निकला √21, तो ये हो गया √21, और डिवाइड में है कितना बच्चा लोग, तो डिवाइड में है मेरा 2, तो एरिया मेरा क्या आ गया ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एरिया कुछ और नहीं क्या है √21/2, क्या आया √21/2। अब देखिए √21/2 किस नंबर ऑप्शन में है, तो √21/2 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया ना, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद कंसेप्ट पता होना चाहिए कि निकलता है कैसे, समझ गए ना। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू इतना गिवन दैट इतना। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है जो y x के टर्म्स में ले, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि जहां आपको x और y का वैल्यू कुछ दे दिया होगा और आपको पुट करना होगा उस इक्वेशन में, समझ गए ना। तो क्या करते हैं सबसे पहले ये इक्वेशन दिया बाबू, यहां क्या करते हैं dy यहां है, y को इसके नीचे लेते आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा dy और डिवाइड में हो गया y² है ना, इसको नीचे लेता है कुछ नहीं किए इज इक्वल टू dx को ऊपर लेते गए तो ये बन गया माइनस का 4x dx। ये समझ में आया, अभी कुछ नहीं किए बाबू, dy को y को नीचे लेते हैं तो y² हो गया, और यहां हो गया माइनस का 4x और dx को ऊपर लेते गए। फिर क्या करें दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। अब बताइए 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/y, तो हो गया -1/y होता है कि नहीं।
अरे बच्चा लोग, ये ऊपर जाएगा तो y के पावर -2 होगा, इंटीग्रेशन करते तो +1 ऐड होता है, तो y के पावर -2 प्लस का 1 -1, और वही जो चुंदिया में है वह आपका नीचे भी होता है, ये -1/y हो गया। यहां देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x² डिवाइड बाय 2 और प्लस का c, है ना, ये हो गया। और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया 2x² प्लस का c। अब क्या करना है, हमको दिया है x और y का वैल्यू दिया है, तो जो x और y का वैल्यू दिया है इसमें बाजार दीजिए, c का मान निकलेगा और फिर वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। y का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया हुआ, तो ये क्या बन गया -1 इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या दिया हुआ 0, तो ये हो गया 0 प्लस का c। तो यहां से मेरा c का वैल्यू क्या निकल गया बाबू लोग, तो c का वैल्यू निकल गया -1 निकलाना है, बस -1 जो c इक्वेशन में बाजार दीजिए, ये हो गया आपका -1/y इज इक्वल टू, ये क्या है -2x² -2x² और ये हो गया -1, यही ना रहा। अब देखिए यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं बच्चों लोग, तो जब हम माइनस कॉमन कर लेंगे, जब यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे, देखिए माइनस कॉमन कर रहे हैं, जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये चीज आपका प्लस में हो जाएगा, ये चीज आपका प्लस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से अगर देखिए हमको निकाला है सब y टर्म्स में लिखा है बाबू, मतलब y इज इक्वल टू में लिखा हुआ है, तो यहां भी उसी तरह फॉर्मेट बना देते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1s होगा, इसको इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/2x² और प्लस का क्या हो गया 1, है ना, 2x² प्लस का 1 हो गया, ये हो गया आपका, इसको हल्का सा बड़ा में लिख देते हैं, 2x² प्लस का 1, इसको इधर लेता है तो ये 2x² प्लस का 1, y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये उसको उधर लेते हैं, इसको उधर लेता है, तो y बराबर आ गया 1/2x² प्लस का 1। किस नंबर ऑप्शन में है, y बराबर 1/2x² प्लस का 1, किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, y बराबर 1/2x² प्लस का 1, तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, सही हो गया ऑप्शन। इसी को बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन रहता तो उसमें आपको x और y का वैल्यू पुट आउट करना नहीं पड़ता, समझ गए, जिसमें वैल्यू पुट करना रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आ गया बच्चों लोग, चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब वॉल्यूम किसी क्यूब का बाबू इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, मतलब हमको दिया है, क्या दिया है, dv/dt इज इक्वल टू, तो dv/dt क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। फिर क्या बोला कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सरफेस एरिया किस प्रकार इंक्रीज करेगा, किसका, क्यूब का। तो हमसे पूछ रहा है कि आप हमको बताइए कि dA/dt क्या होगा, dA/dt क्या होगा, जब लेंथ, जो लेंथ ऑफ एज का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, मतलब a बराबर हमारा कितना दिया 12, है ना बाबू। अब बताओ क्यूब के वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूब के वॉल्यूम होता है a क्यूब, तो v बराबर क्या दिया हुआ है a क्यूब, v बराबर क्या होता है a क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में, क्यों करेंगे ऐसा, क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको dA/dt निकालना है। अब बताइए एरिया क्या होता है क्यूब का, तो एरिया होता है 6a²। अगर हम इसको डिफरेंशिएट, हमको dA/dt निकालना है, तो अगर t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे dA/dt तो क्या होगा, तो dA/dt होगा 6 दूनी क्या 12a और a का क्या होगा dA/dt, dA/dt। तो हमको तो 12a तो पता है, a का वैल्यू 12 पुट कर देंगे, लेकिन हमारा अगला वैल्यू पता नहीं है dA/dt, ये वैल्यू हमको पता नहीं है dA/dt, तो इसी को निकालने के लिए हमको ये चीज दिया है। अब यहां करेंगे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, कैसे काहे लेके ऐसे पता है ना, क्योंकि हमको dA/dt तक पहुंचना है। तो dV/dt करेंगे बच्चों लोग, तो यहां क्या होगा, तो ये होगा आपका 3a² और a के क्या होगा तो dA/dt
पूछ रहे वैल्यू जो दिया ला बाजारी है इसका dv बाई dt कितना दिया हुआ 8 तो हो गया 8 इज इक्वल टू 3 और एक कितना दिया हुआ 12 तो ये हो गया 12 इंटू 12 ए स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 एल इज इक्वल टू क्या हो गया da बाई dt हो गया। यहां से देखिए यहां से अगर da बाई dt निकालेंगे da बाई dt तो क्या होगा काटिए कुछ कट रहा है ये कट रहा है 4 तिया के 12 और 4 दूनी का 8 फिर कट रहा है 2 छक 12 कर दिए ये हो गया 3 तिया के 9 और 9 छक 54 तो क्या हो गया da बाई dt इज इक्वल टू 1/54 आ गया है ना। बस कुछ नहीं वैल्यू बजारिए इसको ये आपका लिखा है 12 ए दिया मेरा 12 और da बाई dt कितना आ गया 1/54 तो ये हो गया 1/54 काट रहा बाबू काटिए इसको 6 दूनी का 12 6 9 54 और ये अगर 3 तिया का 9 और 3 चौका 12 ये क्या हो गया 2 चौके 8 8/3 तो मेरा आंसर आ क्या गया 8/3 यहां मात्रा दिया क्या है मीटर क्यूब सेकंड तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड किस नंबर ऑप्शन में यहां तो सेंटीमीटर दे दिया है अच्छा 12 सेंटीमीटर है यहां भी सेंटीमीटर ना बाबू तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड किस नंबर ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था सो कोई दिक्कत नहीं था। अब आपको इस सब का चीज लिखना नहीं है आप लोग सोच रहे हो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में गुरुजी इतना ताम झाम करेंगे तो बड़का कब बनाएंगे तो इतना लिखना नहीं है बाबू अगर टिक मारने की जरूरत है अगर टिक मारना देखना है उसको आपको देखना नहीं है प्रोसेस उसको दिखाना नहीं एग्जामिनर को कि हाँ देखिए कितना बढ़िया से बनाया हम समझ गए ना। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या क्या पता चला मारिए टिक निकाल दीजिए आगे समझ गए ना। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व इतना दिया हुआ है x बराबर इतना y बराबर इतना और थीटा इज इक्वल टू एट पाई बाय 4 एट मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 दिया हुआ है। अब देखिए हमको निकालना स्लोप किसका नॉर्मल का तो नॉर्मल का स्लोप निकालने से पहले हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं वो आप लोग को पता काहे निकालते हैं क्योंकि टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाय dx और नॉर्मल का स्लोप होता है -1 बाय dy बाय dx तो dy बाय dx निकल जाएगा तो निकलिए ना गया मिला जुला के नॉर्मल के स्लोप इसलिए वो निकालते हैं पहले dy बाय dx क्या निकालेंगे dy बाय dx स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो बाबू ये dy बाय dx को ऐसा नहीं लिख सकते हैं कोई तकलीफ होगा dy बाय d थीटा इसमें भी डिवाइड कर दिए d थीटा और इसको भी डिवाइड कर दिए d थीटा से। अच्छा ऐसा काहे लिखिए गुरुजी इससे फायदा क्या हुआ ये चीज में तकलीफ नहीं डाला बाबू इसमें भी डिवाइड किए d थीटा से और इसमें भी डिवाइड किए d थीटा से आपस कट जाएगा वापस वही आ जाएगा dy बाय dx। इससे हमको ये फायदा हो गया बाबू कि यहाँ जो y दिया है ना उसको अब रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा a इंटू में 3 और साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा के क्या होगा कॉस थीटा ये हो गया कॉस थीटा डिवाइड में ये क्या होगा dx बाय d थीटा x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा a इंटू में 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा तो ये हो गया माइनस का साइन थीटा। अब कट रहा है बहुत कुछ तो काटिए बाबू जैसी चीज कट रहा है a से कैंसिल आउट हो गया 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया ये स्क्वायर से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया और ये sin थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो बच्चा को चेहरे बचवा लोग तो बच्चा मेरा माइनस का यहाँ बचा sin थीटा नीचे बचा cos थीटा तो ये हो गया माइनस का tan थीटा और थीटा का वैल्यू हमरा दिया ला बाबू कितना दिया ला पाई बाय 4 और tan पाई बाय 4 का वैल्यू होता कितना 45 डिग्री tan 45 डिग्री के 1 तो ये हो गया माइनस का 1 ये माइनस का 1 आया। तो अब अगर में देखेगा बच्चे लोग ये तो जानता है कि ये निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट लेकिन इतना अकेले रहता है ना कि -1 देकर मार दिया डी ऑप्शन अच्छा लाया कि सब तो सही मना का है ये निकला मेरा टेंजेंट का स्लोप। हमको निकालना किसका नॉर्मल का स्लोप निकालता कैसे -1 बाय dy बाय dx यही होता है नॉर्मल का स्लोप इज इक्वल टू -1 बाय dy बाय dx कितना है बाबू dy बाय dx कितना निकाला माइनस का 1 तो हो गया नीचे माइनस का 1 ये कैंसिल आउट हो गया क्या हो गया 1 किस नंबर ऑप्शन में ये 1 निकला ये 1 किस नंबर ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
समझ गया ना? इसीलिए आप लोग को हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से लिखना एग्जाम, समझ गया? अब पूरा के पूरा मार्क्स लाना है, समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, द फंक्शन x के पावर 4 माइनस इतना दिया हुआ है, अटेंड्स करता है इस मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखो इंटरवल दिया हुआ मेरा 0 से 2 और एट x इज इक्वल टू जो ये फंक्शन है सो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड्स करता है, तो बाबू कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग जो है ना सो क्रिटिकल पॉइंट मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग जनरली निकालते कैसे मैक्सिमम मिनिमा, क्या करते गुरुजी, जो फंक्शन में दिया उसको हम रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, मिला जुला के f डैश x निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहले? f डैश x निकालते हैं। तो f डैश x निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 4x के पावर 3 माइनस का ये हो गया 2 दूनी का 4 मतलब ये हो गया 124 है ना, और x और प्लस का क्या निकला a। अब ये निकाला के बाद गुरुजी f डैश x जो है उसको हम क्या मान लेते हैं? 0। f डैश x को क्या पुट कर देते हैं? 0 पुट कर देते हैं। ये कहा करते बाबू क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए। अब देखो बाबू यहाँ f डैश x है कितना बचवा लोग, यहाँ जो f डैश x है वो कितना है? तो ये मेरा 4x क्यूब माइनस का 124x और प्लस का a बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अब देखो बाबू हमको बोला क्या है? हमको बोला कि x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू जो है सो मैक्सिमम देता है बाबू, ये बोला ना कि x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन इतना अटेंड्स करता है मैक्सिमम वैल्यू। ये 1 जो बाबू इस इंटरवल के बीच में भी आ रहा है, मतलब इसको मिला जुला के क्रिटिकल पॉइंट पे एनालिसिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना बाबू? तो हम क्या करते हैं कि 1 पर जो है सो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड्स कर रहा है तो 1 फंक्शन में पुट करेंगे बाबू, तो ये क्या बन जाएगा? 4 माइनस का 124 और प्लस का a इज इक्वल टू 0, है ना, a इज इक्वल टू 0। देखिए आपको जैसे आगे पढ़ना कि हम कैसे पता करेंगे गुरुजी कि आपने किया कैसे पता बात कर दी आपकी जो 1 पे तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड्स कर रहा है। अरे बाबू तो अगर डबल डिफरेंशिएट करो बाबू, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो पता ये क्या होगा? डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 तिया के 12x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 124। अब कांस्टेंट का तो 0 होता है। अब बताइए जब हमको डबल डिफरेंशिएट कर मैक्सिमम का कंडीशन क्या होता है कि डबल डिफरेंशिएट जो किए हैं वो आपका 0 से कम होगा कि नहीं? यही होता है मैक्सिमम के क्या होता है कंडीशन के जो डबल डिफरेंशिएशन किए हैं वो 0 से कम होगा। अब देखो बाबू 1 पर अगर चेक करेंगे तो ये हो गया 12 और ये हो गया माइनस का 124, तो माइनस से वाला चीज बन आएगा बाबू और ये 0 से कम है, मतलब कंडीशन में तो गुरुजी एकदम पक्का कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम तक पहुंचा रहा है। इसीलिए बोल रहे बचवा लोग कि आप लोग ऐसा नहीं समझ लिया कि यहाँ हम कैसे मान लिए कि मैक्सिमम अटेंड करेगा, सो मैक्सिमम अटेंड कर ही रहा बाबू 1 पे, इसीलिए यहाँ जो है सो x का वैल्यू क्या पुट कर दिए 1। समझ गए ना? डबल डेरिवेटिव क्या होता है? मैक्सिमम का कंडीशन क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब यहां पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बाबू यहां अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या निकलेगा? 4 माइनस का 124 तो 120 आएगा, वो उधर ठेल देंगे इसको तो ये हो जाएगा प्लस का 120। अब प्लस का 120 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए यार आप लोग अगर मन में सोच रहे हो कि मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन तो एक नंबर में दे नहीं सकता है, याद रखिएगा जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दिए एग्जाम में तो हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो लॉजिक से बनेगा तुरंत बनने वाला सवाल होगा, अगर हमें पूरा ताम झाम नहीं करना होगा। समझ गए ना? चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां में। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा? अब इसका वैल्यू निकालना बाबू। अब देखिए क्रॉस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? पहले का बता याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। अभी पहले सर्कल बनाते हैं और सर्कल बनेला के बाद सर्कलवा के घुराते पहले ये चल जाएगा आई कैप और ये ऐसे मूव करते करते ऐसे ही मूव करता है, ये हो गया आपका जे कैप, ये आपका चल जाएगा जे कैप और ये इसी तरह करते करते ये पहुंच जाएगा आपका के कैप, है ना। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं, ये क्या लिखा है बाबू? आराम से देखिए, ये लिखा है मेरा आई कैप और डॉट, है ना। अब देखिए जे क्रॉस के बोला बाबू, जे क्रॉस के सही जा रहा है, ठीक है जा रहा है, एरो बना होने से जा रहा है जे क्रॉस के, तो ये क्या हो जाएगा? आई टे हो गया आई कैप, ये क्या हो गया? आई कैप। फिर प्लस का जे कैप डॉट, यहां देखो बाबू ये क्या लिखा हुआ? आई क्रॉस के, तो आई और के ये उल्टी आ गया बाबू, ये उल्टी आया तो ये माइनस के साथ होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का जे कैप। उल्टा आने का मतलब क्या होता है कि माइनस के साथ होगा, है ना बाबू। और ये हो गया प्लस का के कैप, तो प्लस का के कैप लग दिए
डॉट यहां क्या लिखा हुआ आई जे, तो आई और जे एकदम सीधे जा रहा, तो ये के पर पहुंचेगा, तो ये हो गया के कैप। ऐसे ही ना बनाते हैं। अब देखिए आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है बाबू, 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस का, ये देखिए जे का पर जे कैप 1 होता है, लेकिन ये माइनस का साइन डल वाला है, तो ये हो गया माइनस का 1, है ना। और ये देखिए के कैप डॉट के कैप क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया प्लस के 1। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो आंसर में आया कुछ 1, और 1 है किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ गया कितना आसान, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका मेरा क्या आ गया 1 आ गया, है ना बाबू। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा, क्या सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, मतलब एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस जो है सो 10 मीटर दिया है। अच्छा जी, फिर क्या बोला है कि इज बीइंग फिल्ड विथ विट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। मतलब बाबू ये क्या बोला है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ओकरा में विट का मतलब क्या होता है, गेहूं, ओकरा में गेहूं के डाल रहे हैं, अब गेहूं के भर रहे हैं, फिल्ड का मतलब भर रहे हैं, गेहूं को भर रहे हैं, किस रेट से बाबू 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। मतलब ये मेरा दिया क्या चाहिए, वॉल्यूम दिया हुआ है, किस रेट से भर रहे हैं, तो हम लोग भर रहे हैं डीवी बाई डी दिया है, वो क्या दिया हुआ है, तो 314 क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब पर आवर, यह दिया हुआ है। मतलब एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 10 मीटर है और उसमें गेहूं भरा जा रहा है, किस रेट से, 314 मीटर क्यूबिक पर आवर से। फिर क्या बोला है कि देन द डेप्थ ऑफ द वेट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। अब इसका हाइटवा जो है बाबू वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, सो हमरा बताइए, इसका हाइटवा किस रेट से इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम क्या होता है बाबू, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसको डिफरेंशिएट कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो ये बन गया आपका डीवी बाय dt इज इक्वल टू, ये क्या आर, तो इसके हमको ds बाय dt निकालना है, तो इस अकॉर्डिंग जो r जो है सो आपका कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये बन गया मेरा पाई आर स्क्वायर और h का dh बाय dt हो गया, है ना। अब देखिए dv बाय dt कितना दिया है, तो dv बाय dt दिया है 314, तो यहां लिख देते हैं 314 इज इक्वल टू, ये हो गया पाई और r कितना दिया है बाबू, तो r दिया है हमरा, r कितना 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और dh बाय dt तो हमरा निकाले है, dh बाय dt तो हमरा निकालना है। यहां से देखिए अगर dh बाय dt एक साइड करे बाबू, तो बता यहां dh बाय dt एक साइड किया, ये हो गया आपका 314, तो लिख दिया 314 और डिवाइड में इसको इधर लेके आएंगे बाबू, तो पाई नीचे आएगा और पाई का वैल्यू होता है कितना बाबू लोग, तो 3.14 होता है, इनटू में ये क्या 100, तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 100। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आ जाएगा, मतलब ये चीज हुआ, या इसको हटा दीजिए तो नीचे आपका 100 आएगा। कन्हों से करना है सॉल्व, ये से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल, मतलब dh बाय dt जो है आपका आ गया 1 मीटर पर आर। 1 मीटर पर आर किस नंबर ऑप्शन में है, तो 1 मीटर पर आर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई तरीका से दुख तकलीफ नहीं ना है, एकदम नहीं होना चाहिए, समझ गया ना, दुख तकलीफ होगा अगर बनेले होंगे तो, है ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इसलिए इसको हटाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका हमको डोमेन निकालना है। देखिए इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों लोग, साइन इनवर्स को इधर लेते आएंगे तो ये बन जाएगा मेरा साइन y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा कहां लिखे, तो ऐसा इसलिए लिखे गुरुजी क्योंकि हमको साइन y का क्या आता है डोमेन, वो कहां से कहां तक होता है, -1 से लेस देन इक्वल टू साइन y और लेस देन इक्वल टू 1, तो हमको क्या साइन y का निकालना, हमको तो माइनस एक्स स्क्वायर का चाहिए। अब बताइए बाबू माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1 से लेस देन इक्वल टू, यहां माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1। माइनस को हटाएंगे बच्चा लोग, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुना करना पड़ेगा -1 से। जब -1 से गुना करेंगे तो ये
ये हो जाएगा 1 और ये साइड वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर मुंह इसका चेंज हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये भी आपका चेंज हो जाएगा माइनस का 1। अब ये चीज जो लिखा है कि -1 से बड़ा होगा एक्स स्क्वायर, ये हल्का डाइजेस्ट नहीं कर रहा, ये हल्का अनकंफर्टेबल जैसा लग रहा है। अरे एक्स स्क्वायर तो पक्का है कि माइनस से तो बड़ा होगा, तो इस चीज को बाबू अच्छा फॉर्मेट में लिख दीजिए। ये हो गया आपका 0 से लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, है ना बाबू। ये कटे अच्छा लगा। अब देखिए यहां से हम दो टर्म ये लेते हैं, है ना। ये देखिए इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 ले लिए, ये लास्ट के दो टर्म लिए। हमको निकालना एक्स का वैल्यू निकालना कि कहां से कहां तक लाया करेगा डोमेन, तो ये एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका मतलब हम डोमेन निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए यहां से अगर x1 को इधर लेके आए तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। और यहां से ये क्या बन गया, x माइनस का 1 और इंटू में x प्लस का 1, ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो यहां एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, ये नंबर लाइन ड्रॉ किए। यहाँ पॉइंट क्या क्या आएगा बाबू, ये आएगा माइनस का 1 और एक आएगा आपका प्लस के 1, यही आएगा। अब -1 से कोई नंबर बाबू बोलिए बाबू, -1 से पहले, तो -1 से पहले आपका मान लो माइनस का 10 बोल दिए, तो माइनस का 10 बोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस से रहेगा और ये भी आपका माइनस होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब -1 से अन्य कोई भी नंबर आप पुट कीजिएगा तो प्लस देगा रिजल्ट हुआ। अच्छा जी, -1 से 1 के बीच में 0 रख दे बाबू, 0 आता है तो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये गुना होकर क्या बनेगा, प्लस साइन, प्लस का बनेगा, प्लस का नहीं माइनस का बनेगा, सॉरी। ये देखिए 0 रखे बाबू तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो -1 गुने 1 माइनस का 1 हो गया, नेगेटिव साइन दिया और 1 से बड़ा 10 रख दिए बाबू, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, ये हो गया प्लस का साइन। अब देखो लगे हमको कंडीशन में बोला कुछ बचवा लोग, तो बोला 0 से छोट रहेगा या 0 के इक्वल रहेगा, तो 0 से छोटा 0 के इक्वल कहां से कहां तक आ रहा है, -1 से 1 तक, है ना बचवा लोग। -1 से और 1 तक आ रहा है। अब यहाँ 1 को और -1 को इंक्लूड करना है, क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ इक्वल भी हो सकता है। तो -1 से 1 तक कौन से नंबर ऑप्शन में, चले देखते हैं। -1 से 1 तक किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन में जो है -1 से 1 तक ऑप्शन नंबर जो है सो ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दुख तकलीफ नहीं ना है, कैसे ऐसे समझ में आ गया। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया है m/n, एक मैट्रिक्स है बाबू और ऑर्डर दिया है की दिया है m/n, ये हो गया m/n। अच्छा जी, फिर क्या बोला कि B एक मैट्रिक्स है इस प्रकार कि A B का ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज A दोनों डिफाइन करता है। डिफाइन करने का क्या मतलब है कि दोनों को हम लोग गुना कर सकते हैं। तब हमको पूछा कि B का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा बाबू हम मान लिए B का तो पता नहीं है, तो हम क्या किए बचवा लोग, हम B के मान लिए अपने मन से, क्या मान लिए कि P/Q ऑर्डर का है, मान लिए हम कि B जो है सो P/Q ऑर्डर का है। अब देखो बच्चों लोग आप लोग को पता होगा कि सब दोनों क्वेश्चन में B ट्रांसपोज की बात कर रहा है, तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे बाबू तो उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, जो रो रहता है वो कॉलम में चेंज होता है और जो कॉलम रहता है वो रो में चेंज होता है। मतलब इसका ऑर्डर जो B ट्रांसपोज का अगर ऑर्डर निकालेंगे तो यह पलट जाएगा Q/P हो जाएगा, है ना बच्चों लोग। अरे बाबू लोग जैसे B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लिए, ऑर्डर क्या है बाबू, यहाँ 2/3 ऑर्डर के। अगर B ट्रांसपोज करेंगे बाबू लोग तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या बन गया 3/2 चेंज होगा बाबू। यहाँ B का ऑर्डर था 2/3 और ट्रांसपोज किए तो 3 पहलू आ गया, जो बाजू में आया तो 3/2 हो गया। वही लिखे B का हम मान लिया अपने मन से, उसका ऑर्डर है P/Q, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो यह पहले हो जाएगा P/Q होगा। समझ में आया, एकदम समझ में आ गया। बस इतना अच्छे समझना, उसके बाद करते हैं। फिर यहाँ क्या बोला है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है डिफाइन कर रहा है, मतलब ये गुना हम लोग कर सकते, वही बोल रहा है डिफाइन का मतलब क्या है, गुना कर सकते, कोई तकलीफ नहीं है। तो ए बी का ट्रांसपोज डिफाइन कर रहा है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज कर रहा है डिफाइंड, है ना। अब देखो बच्चों लोग ए का मेरा ऑर्डर क्या है m/n, तो ए का ऑर्डर है m/n और B का ऑर्डर क्या है, तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, तो Q/P। अब तू ही बता बाबू, जब A B
के ट्रांसपोज डिफाइंड कर रहा है, इसका मतलब ये गुनावा हो रहा है। अब गुनावा तभी हो सकता है जब फर्स्ट वाला के कॉलम में सेकंड वाला के रोवा के इक्वल है, इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल हो, तभी ये डिफाइंड हो सकता है। इसका मतलब यहां से अगर हम निकालें तो Q बराबर क्या निकल गया, N होगा, तभी मेरा ए बी ट्रांसपोज डिफाइन करेगा, है कि नहीं? बिल्कुल है। दूसरा का क्या बोला बाबू, दूसरा का बोला कि बी के ट्रांसपोज इनटू में ए इज इक्वल टू, अब बी के ट्रांसपोज का क्या है, Q बाय Q ऑर्डर है, Q बाय P, और ए का क्या है, तो ए के हमारा M बाय N, तो M बाय N हो गया, M बाय N। अब यह बोला कि डिफाइंड है, अब ये डिफाइंड तभी हो सकता है जब पहलका के कॉलम में, तो पहलका के कॉलम में ये हो जाएगा P, दूसरा के रोवा के इक्वल है, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, इसका लास्ट और दूसरा के फर्स्ट के इक्वल है, मतलब यहां से मेरा निकल गया कि P बराबर क्या हो जाएगा, M, P बराबर क्या हो जाएगा, M। समझ में आ रहा है ना बाबू? यहां बोला बाबू कि ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ये दोनों डिफाइन कर रहा है। डिफाइन का मतलब यही है ना बाबू कि ए बी ट्रांसपोज को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा गुरुजी तो इजीली मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बी ट्रांसपोज और ए को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इजीली गुना होगा। अब ये गुना तभी हो सकता है बाबू जब फर्स्ट वाला के कॉलम में सेकंड वाला रोवा के इक्वल होगा, तो यहां से निकल गया Q बराबर N, और ये भी गुना तभी हो सकता है जब फर्स्ट वाला के कॉलम में और सेकंड वाला के रोवा के इक्वल हो जाए, तो यहां से P बराबर M निकल गया। हमसे पूछा किसका ऑर्डर हुआ, हमसे पूछा है बी का ऑर्डर, तो बी है, बी का ऑर्डर माने क्या बाबू, P बाय Q, तो जब B का ऑर्डर हो P बाय Q माने बाबू, तो बता यहां से मेरा P था आया कितना, तो P है मेरा M बाय, और Q कितना है बच्चों लोग, तो Q है N, तो B का ऑर्डर बा क्या आ गया, M बाय N। M बाय N किस नंबर ऑप्शन में है, तो M बाय N जो है ऑप्शन नंबर D है, तो ऑप्शन नंबर D मेरा सही हो गया। समझ गया ना? इसी तरह आप लोग को एज्यूम करके बनाना है बच्चा लोग, रटना कोई चीज नहीं है। समझ गया ना? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स इतना। अब अगर मैं क्या बोला कि हमको जो है सो यूनिट वेक्टर निकालिए, किसके डायरेक्शन में, इस सब दोनों वेक्टर के समेशन के डायरेक्शन में निकालना। तो सबसे पहले की करते हैं, वेक्टर कोनो मान लेते हैं, सी डी या कुछ मानिए, तो चलिए हम ए बी दिया है तो x मान लेते हैं, चलिए x मान लिए, तो x एक वेक्टर मान लिए। अब x वेक्टर वो जो माने है वो हमको क्या बोला कि समेशन, हमको जो यूनिट वेक्टर निकालना है वो a या b के नहीं निकालना है, हमको इस दोनों के समेशन के अलोंग निकालना है ना, इसको डायरेक्शन में निकालना है। तो दोनों के जब ऐड करेंगे बाबू लोग तो क्या होगा, x एक ऐसा वेक्टर मार रहे हैं जो ये सब दोनों का समेशन हो, दोनों का ऐड कीजिए बाबू, तो 2 और 2 4, तो ये हो गया 4 i कैप, ये क्या 2 और ये हो गया प्लस का 1, तो ये हो गया प्लस का 3 j कैप, और ये क्या है माइनस का 5, तो ये हो गया प्लस का 3, तो ये हो गया माइनस का 2 k कैप, है ना। अब हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल मतलब x कैप निकालना है। तो कैप कैसे निकालते हैं, x का इसका वेक्टर निकालिए, x वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर, यही तो करते हैं, किसी वेक्टर का कैप निकालना है मतलब उस वेक्टर डिवाइड बाय उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो बाबू x वेक्टर ये दिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों लोग, मैग्नीट्यूड वेक्टर x निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो इज इक्वल टू क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये कितना निकलेगा बाबू 16, और ये हो गया 9 और ये हो गया प्लस का 4, तो 16 और 4 20 और 9 29, तो ये निकलेगा मेरा रूट अंडर 29 निकलेगा। अब इसका निकालना हमको क्या चाहिए, हमको निकाला यूनिट वेक्टर, तो ये निकलेगा मेरा 4 i कैप प्लस का 3 j कैप और माइनस का 2 k कैप, और डिवाइड में मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर कितना है मैग्नीट्यूड, तो आया 29 रूट अंडर 29, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा लोग 29 आया, तो लिख दिया रूट 29। अब मेरा आंसर यही हो गया, यही तो हमको निकालना है कि आप हमको यूनिट वेक्टर निकालिए a के या b के, सिर्फ नहीं हमको उसका यूनिट वेक्टर निकालिए जो सब दोनों के समेशन के डायरेक्शन में हो। तो सब दोनों के समेशन कर दिए, उसको एक वेक्टर मान लिया और उसका कैप निकाल दिए, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिए, मेरा आगे आंसर हुआ। किस नंबर ऑप्शन में है, अच्छा यहाँ अलग अलग कर दिया है ना, तो अलग अलग करते हैं, तो 4/29 i कैप, 4/29 i कैप अकरा में नहीं है तो ये गलत हो गया। फिर है क्या 3/29 प्लस का 3/29 है, तो ये इसमें सिर्फ देखो बाबू 4/29 i कैप प्लस का 3/√29 का j कैप और माइनस का 2/√29 का k कैप, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए मूव करते हैं हम लोग किसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 की करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है।
वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाबू, तो कैसे करेंगे? अब देखिए इसका फॉर्मूला यूज करते हैं बाबू। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, है ना। उसी तरह cos 2 थीटा, तो उसका cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस पहले से दिया बाबू, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 होता है बाबू, माइनस बाहर में, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, है ना। और डिवाइड में मेरा हो गया, तो डिवाइड में मेरा क्या हो गया? तो डिवाइड में हो गया cos x और माइनस का cos थीटा, है ना, cos थीटा। इंटीग्रेशन करना किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ dx लिखा हुआ है, dx कर दिए। अब देखिए कुछ का ये देखिए 1 माइनस 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो बाबू 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? जब 2 कॉमन ले लिए बाबू तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस का b मतलब cos x माइनस का cos थीटा, इंटू में a प्लस का b इंटू में cos x और प्लस का cos थीटा लिख सकते हैं ना बच्चा लोग। कोई तकलीफ नहीं ना है, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। और नीचवा हमारे को दिया है, तो नीचवा में दिया cos x और माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा, है ना, माइनस का cos थीटा। और यहाँ क्या आपका? यहाँ आपका मेरा है dx, है ना। अब देखिए cos x माइनस का cos थीटा, cos x माइनस का cos थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया। अब उसका खाली इंटीग्रेशन करना, तो कीजिए उसका इंटीग्रेशन। ये हो गया बाहर 2, हमको करना x बाबू, याद रखिएगा dx है बाबू। तो cos x का क्या होगा? इंटीग्रेशन sin x, तो ये हो गया मेरा sin x, ये sin x। और यहां बच्चों लोग गलती की कर देता है, cos थीटा का भी कर देता है sin थीटा। यहां देखिए कैसे गलती करता, क्या कर देता? sin थीटा। ऑप्शन में कहीं दिया लगी, अगर मैं नहीं दिया ना, तो यहां sin थीटा नहीं करना बाबू। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना बाबू। तो ये जो है सो cos थीटा जो है सो आपका कांस्टेंट रेट होगा बाबू। जब ये कांस्टेंट रेट होगा तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो प्लस का x cos थीटा होगा, तो प्लस का x cos थीटा, और ये हो गया प्लस का c। समझ में आया ना बच्चा लोग? cos थीटा मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का किसी भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है? x होता है। तो ये होगा 2 ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस का x cos थीटा प्लस का c। किस नंबर ऑप्शन में है? देखिए गलती तो कुछ नहीं की, एकदम नहीं की। देखिए यहाँ 2 sin x प्लस का 2x, नहीं ये भी नहीं है। यहाँ देखिए बाबू 2 sin x प्लस का x cos थीटा प्लस का c, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन बिलो। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया हुआ है बाबू, तुमको निकालना क्या बोल रहा है? ex निकालना बोल रहा है। अब बता बाबू ex कैसे निकालते हैं? ex कैसे निकालते हैं? तो ex निकालते हैं इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक xi और इनटू में pxi। यही ना करते हैं कि xi जो लिखा हुआ और उसका जो प्रोबेबिलिटी लिखा दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और बीच में समेशन का चिन्ह डालते हैं, यही करते हैं। अब देखो बाबू यहाँ आपका 1 रखेंगे तो x1 px1 होगा। कितना दिया बाबू? 30, और ये कितना दिया है? 1/5, तो गुना होगा 30 गुने 1/5, 1/5। ये समेशन दिखाता, बीच में ऐड करना तो प्लस, फिर क्या लिया है? 10 और गुने क्या हो जाएगा? 10 गुने 3/10, तो 10 गुने 3/10। और फिर क्या होगा? तो फिर वो यहाँ प्लस होता लेकिन यहाँ दिया माइनस, तो हो गया माइनस का 10 और गुने में क्या हो जाएगा? 1/2, तो ये हो गया 1/2, है ना बाबू। ये कट रहा काटिए, 5 छक्के 30 हो गया, ये हो गया 10 का 10 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 2 पच्चे 10, 10 हो गया। कीजिए इसको सॉल्व बाबू। ये हो गया 6, ये हो गया प्लस के 3 और ये हो गया माइनस के 5, है ना। ये हो गया 6 प्लस के 3 और माइनस के 5, 6 और 3 कितना? तो 9, और 9 में 5 जाएगा कितना बचेगा? 4। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, बस ये फॉर्मेट पता होना चाहिए इसलिए क्वेश्चन बनेगा। समझ गया ना बच्चों लोग? चलिए बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ द इंटरसेप्ट्स 2, 3 एंड 4 ऑन द x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब देखो बाबू हमको किसका इक्वेशन निकालना है? प्लेन का, और वो इंटरसेप्ट भी कर रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि जब भी प्लेन का इक्वेशन निकालना है, जब हमको पता हो कि वो इंटरसेप्ट कर रहा है x, y, z, जो 2 और 3, 4 जो है सो कहां इंटरसेप्ट कर रहा है? x, y और z एक्सिस में। तो जब भी इस तरह का कंडीशन हो तो उसका डायरेक्ट इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? x
के ऊपर कहां इंटरसेप्ट कर रहा है, 2 में, तो ये हो जाएगा 2, मतलब x बाय ए प्लस का y बाय बी और प्लस का c बाय जेड, जनरल फॉर्म तो यही लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब x जो है क्या लिखे, ये इसका इक्वेशन निकालते हैं किसका, प्लेन का, कब, जब आपको पता हो कि x y z पर इंटरसेप्ट कर कहां रहा है, तो x बाय यहां मान लिया a इंटरसेप्ट कर रहा है, a पर इंटरसेप्ट कर रहा है x एक्सिस में, y एक्सिस में b पे कर रहा है, और c एक्सिस में c पर जो है सो z एक्सिस कर रहा है ना, z पर कर रहा है, इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। बस ये फॉर्मेट सिर्फ आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी हमको इंटरसेप्ट मतलब कोई सा भी इक्वेशन दिया हुआ है, निकालना प्लेन का इक्वेशन, और हमको पता चल जाए कि इंटरसेप्ट कहां कहां कर रहा है, एक्स वाई जेड के एक्सिस में, तो कुछ नहीं करना बाबू, एक्स और डिवाइड है, एक्स एक्सिस में कहां इंटरसेप्ट कर रहा है बाबू, 2 पे, तो नीचे लिख देना 2 प्लस के वाई बाय वाई एक्सिस में कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो 3 पे, तो डिवाइड में 3 हो गया, और प्लस का जेड बाय जेड एक्सिस में कहां इंटरसेप्ट कर रहा है, तो जेड एक्सिस में कर रहा है 4 पे, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ये जनरल फॉर्मेट है आपका, है ना। अब देखिए इसको एलसीएम लेते हैं बाबू लोग, तो एलसीएम क्या होगा 12, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 12, एलसीएम 12 हो गया, ये हो गया 2 छक 12, 3 चक 12 और 4 तिया के 12 और 4 तिया के 12, है ना। यहाँ x लिख दिए हैं, ये आपका y होगा, 4 तिया के 12 और ये हो जाएगा 4 तिया के 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहां से अगर निकालेंगे बच्चों लोग तो ये हो गया 6x प्लस का 4y और प्लस का 3z, ये किसके इक्वल हो गया 12 कम 12, है ना। 6x प्लस का 4y प्लस का 3z किसके इक्वल हो गया 12। अब देखिए ऐसा किस नंबर ऑप्शन में है, 6x प्लस का 4y और प्लस का 3z किसके इक्वल है 12 के, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। जब भी याद रखिएगा, जब भी आपको प्लेन का इक्वेशन निकाले बोले और आपको पता कर दे कि x y z पे कहां इंटरसेप्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है x बाय x पे किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ए पे, यहां जनरल फॉर्मेट लिए हैं, और y बाय b लिखे हैं, तो y पर कहां इंटरसेप्ट कर रहा है, तो b पे, और c पे कहां इंटरसेप्ट कर रहा है, तो z में। यहां देखिए a b c लिखना था, ये x y हल्का सा इसी में हल्का सा इसीलिए दिक्कत हो रहा था। ये हो गया x y, ये हो गया आपका z, और इंटरसेप्ट कहां कर रहा है c पे, है ना बाबू। ये ऐसे लिखा गया x y z और a b c, समझ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ k व्हिच मेक्स द फंक्शन डिफाइंड इतना कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमको k का वैल्यू निकालना है, और k का वैल्यू क्या होगा, जो फंक्शन जो है सो कंटीन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो चेक करते हैं, LHL RHL निकालना पड़ता है, कंटीन्यूअस होने के लिए क्या करना पड़ता है कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों को इक्वल करना होगा। तो निकालते कि हमको तो वैल्यू निकालना है कि LHL RHL का वैल्यू क्या आएगा, हमको वही निकालना कि k का वैल्यू क्या रखेंगे जो ये फंक्शन में दिया है, तो कंटीन्यूअस हो जाएगा किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे। निकालते बाबू पहले LHL निकालेंगे तो क्या होगा, तो 0 पे चेक करें, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये क्या लिखा हुआ साइन 1 बाय x, मतलब 1 बाय 0 माइनस का h हो जाएगा, तो 0 माइनस का h कर दिए। ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 1 बाय माइनस का h, माइनस बाहर कर दिए बाबू, तो ये क्या बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस यहां से बाहर कर दिए, यहां हो गया साइन 1 बाय h, साइन 1 बाय h, साइन 1 बाय h। ये कैसे कैसे समझ में आया बाबू, यहाँ 1 बाय माइनस h आएगा, माइनस बाहर कर दिए, तो क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय h। अब देखो बाबू यहाँ बात आता है कि ये जो चीजवा लिखा है बच्चा लोग साइन 1 बाय h, ये हमको पता नहीं कि क्या वैल्यू देगा, ये हमको पता नहीं कि क्या वैल्यू देगा, लेकिन ये जो भी देगा ये -1 से लेकर 1 तक ही देगा, फाइनाइट नंबर देगा। ये जो है सबका एक फाइनाइट नंबर देगा, है ना बाबू, ये आपका फाइनाइट नंबर देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा कि नहीं। तो मान लेते हैं जो फाइनाइट वैल्यू देगा वो m है, या कुछ मान लिया a मान लिया, है ना। तो a जब इसको माना बाबू ये वैल्यू a दिया, तो ये क्या दे दिया LHL मेरा माइनस बाहर से, तो ये क्या बन गया माइनस का a, है ना बाबू। अब निकालते हैं हम लोग RHL, यहाँ LHS ने लिमिट पढ़ रहे हैं तो इसलिए RHL निकालते हैं बच्चों लोग, RHL ये निकाल देते हैं, है ना। देखिए RHL निकालते हैं यहाँ, तो RHL कैसे निकलेगा, तो उसी तरह करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h, यहाँ दिक्कत हो जाएगा क्या, नीचे निकाल देता है ना। RHL निकालते हैं, RHL कैसे निकलेगा, तो RHL निकलेगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और साइन 1 बाय 0 प्लस h, ये निकलेगा,
है ना बाबू। अब देखिए इस चीज को हम कैसा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये निकलेगा आपका sin 1/h, sin 1/h, है ना बाबू, ये निकलेगा। अभी आप लोग तुरंत बताएं कि ये कुछ देगा चाहे वैल्यू, ये फाइनाइट नंबर देगा ना। मतलब मान लिया फाइनाइट नंबर को ये माना यहाँ, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या निकल गया ए। अब देखो बाबू यहाँ निकला माइनस का ए और यहाँ निकल गया ए, मतलब LHL जो है सो आपका RHL के इक्वल है नहीं है। तो जब LHL RHL के इक्वल नहीं है बच्चा लोग, तो हम ये सब बताओ कि के वैल्यू कभी निकाल सकते हैं हम लोग, कहीं नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ क्या देखें, LHL मेरा आ रहा माइनस के, RHL मेरा क्या आ गया, वो ए आ गया। इसका मतलब कि हम जो है सो के का वैल्यू जब LHL है बाबू वो आपका इक्वल एबे ने किया किसके, RHL के, तो क्या हम लोग वैल्यू के निकाल सकते हैं, एकदम नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इक्वल होगा तब ना निकाल सकते वैल्यू, तब ना कहेंगे कि वैल्यू मेरा के ये आया। समझ में आया बच्चा लोग। चलिए उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि लेट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, और हमको ए क्रॉस बी जो है सो एक बोला है कि यूनिट वेक्टर है। इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, मतलब एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा। क्या बोला बाबू, बोला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपका यूनिट वेक्टर होगा। कब, जब ए और बी का एंगल होगा क्या ले कि सब दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक यूनिट वेक्टर होगा। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में आप पहले से मान लेते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। जब पहले से मानेंगे बाबू तो बताइए यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 1 होगा। यूनिट वेक्टर मान लिए पहले से दिया हो गया 1, है ना, ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, तो ये 1 के इक्वल हो गया। अब देखो क्रॉस करा, इसको खोलेंगे आप ब्रैकेट के, मैग्नीट्यूड का तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा और आई के पाई का डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है तो क्या रहेगा 1 हो जाएगा, वो इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब देखो बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना दिया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिया ए दिया है 3 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना दिया √2/3, तो ये होगा √2/3 और ये क्या आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया बच्चा लोग, तो यहां बचा साइन थीटा, यहां क्या बचा, तो यहां बचा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब बताओ साइन के एंगल हुआ कितना ले, थीटा के मान कितना रखे, जब 1/√2 आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सा नंबर ऑप्शन हुआ में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चों लोग, क्वेश्चन में की कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, हमको बोला है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो यूनिट वेक्टर कब होगा, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल होगा क्या ले, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है यूनिट वेक्टर हो जाए। हम लोग क्या किए, इसको पहले से यूनिट वेक्टर मान लिए और दोनों के बीच का एंगल निकाल दिए, वो कितना निकलेगा 45 डिग्री। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, ये तो एकदम बुढ़ा गया सवाल है ना बाबू, ये तो करते आ रहे हैं। अब देखो यहाँ 8 + 2 10 है, ये मेरा आई लिखल है बाबू। अब ये तो मेरा आई का वैल्यू दिया है, या आई ना दिया है, यहाँ आई बराबर करेंगे, ये क्या लिखता है वो करके दिखाते हैं, ये 2 और 8 है बाबू। इसको बाबू हम x, इस चीज को x को हम क्या चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं माइनस, इसको क्या चेंज कर सकते हैं, दोनों को समेशन माइनस का x, तो दोनों को समेशन करेंगे तो 2 और 10 और माइनस का x कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या बाबू, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह नीचे देखिए, नीचे क्या, तो 10 x को हम क्या ले सकते हैं 10 माइनस का x, और यहाँ क्या प्लस का रूट अंडर, यहाँ भी क्या ले सकते हैं 10 और माइनस का 10 माइनस का x को क्या ले सकते हैं 10 माइनस का x, ऐसा प्रॉपर्टी है बाबू, एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना बाबू। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे बाबू तो ये क्या होगा 2 से 8 और ऊपर वाला बन जाएगा मेरा √x, ये 10 माइनस का 10 कट जाएगा और ये बचेगा √x और नीचे की बचेगा तो नीचे बचेगा √2
tan माइनस का x और ये बचेगा प्लस का क्या बचेगा, ये बचेगा मेरा 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का x बचेगा, ये क्या होगा dx। अब आप लोग को हम बताएं बाबू कि जब भी अगर ये प्रॉपर्टी लगेले के बाद डिनोमिनेटर इक्वल आ जाता है तो की करते हैं, तो b माइनस a बाई 2 करते हैं। तो 8 में 2 के घटाइए और 2 से डिवाइड कीजिए, 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों लोग? जब भी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे डिनोमिनेटर इक्वल आ गया, इसका मतलब पक्का है कि b माइनस a बाई 2 होगा तभी इसका आंसर आएगा, और इसको नहीं तो आप इजीली बना सकते हैं। ये आ गया, इसे दोनों को ऐड करके फिर उसी तरह प्रोसेस से बनाना होगा। समझ गया? चलिए, जब ये कौन समझ में आ गया, ये बुढ़ा सवाल है, बड़ी बार आता है। जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि असर्शन में दिया है कि a एंड b 2/2 मैट्रिक्स का है, ए बी बराबर I2 है, देन ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। हाँ ये सही है बाबू। क्या बोला बाबू, ए बी जो है, ए बी वो किसके इक्वल है, I2, मतलब I मान ले बाबू। हम क्या करते हैं, दोनों में प्री मल्टीप्लाई नहीं पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब बाद में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया बी इंटू में बी इनवर्स है ना, और इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू में बी इनवर्स। अब बताओ बाबू b इंटू बी इनवर्स क्या होता है, I होता है, तो ये बन गया AI इज इक्वल टू बी इनवर्स, और बी इनवर्स को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है। AI क्या होता है, A होता है बाबू, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, बी इनवर्स है ना। अब यहाँ बोला भी वही क्या होता है, A इज इक्वल टू बी इनवर्स, मतलब पहल का तो सही कह रहा है। दूसरा का में की कह रहा है कि अगर ए बी 0 के इक्वल होगा तो A या तो 0 होगा या B 0 होगा ना बाबू, ये बात सहन नहीं कर रहा हमको। कैसे, देखिए मान लो हम ए का वैल्यू ले लेते हैं बच्चों लोग, क्या लेते हैं 0 1 0 0, ये ले लिए ए का वैल्यू, और बी का भी यहाँ तो ऐसा बोला नहीं कि सेम लेना, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। और बी का भी वैल्यू हम ले लेते हैं 0 1 और 0 0 है ना। अब देखो बच्चों लोग यहाँ से अगर ए बी निकालते हैं, ए और बी निकालते हैं, ए और बी निकालते हैं, निकाल देते हैं ए और बी निकालते हैं बाबू लोग, तो ये भी क्या निकलेगा, ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 ये 0 ये 0 हो गया। इसको फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0, तो ये हो गया 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों लोग तो ये हो गया 0 0 से करना मल्टीप्लाई, मतलब ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा है ना। अब देखिए बाबू यहाँ ए बी बराबर 0 0 आ गया, ए बी बराबर मेरा क्या गया 0 आ गया, लेकिन क्या ए और बी बराबर 0 है बाबू, नहीं है 0। यहाँ क्या कर रहा है कि अगर ए बी बराबर 0 0 आ रहा है आपका, तो पक्का है कि या तो ए या तो बी दोनों में से एक मैट्रिक्स है जो 0 होगा। लेकिन ऐसा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि नहीं बाबू, देखो ए बी मेरा 0 मैट्रिक्स नहीं है ना, बी भी मेरा 0 मैट्रिक्स है, उसके बावजूद भी मेरा ए बी किए तो मेरा 0 के इक्वल आ गया। मतलब दूसरा का जब सर्व कर रहा वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा गुरुजी, इसीलिए पहल का सही है, ए इज ट्रू, लेकिन आर जो है सो फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। समझ गए? चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या कह रहा है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन एक्स वाई सच दैट x माइनस 2y इक्वल टू 0 दिया है। मतलब यहां से अगर हम x बराबर 2y कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 2y है ना, और y बराबर अगर करें तो y बराबर क्या हो जाएगा x बाय 2। फिर क्या बोला कि डिफाइंड ऑन द सेट ए आर रिस्पेक्टिवली इतना इतना, मतलब डोमेन और रेंज दिया बाबू, ये डोमेन है मेरा, ये मेरा रेंज है, और सेट दिया ए। आप देखते बाबू ये बतिया सही कह रहा है, जो डोमेन और रेंज दिया वो बतिया सही है कि नहीं। अब देखो बाबू लोग यहाँ x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, जब x का वैल्यू 1 रखेंगे बाबू, जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो बताओ y के वैल्यू कितना होगा 1/2। बाबू हम 1 मतलब जो वैल्यू रखा कुछ ही जाता है, जो वैल्यू रखते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। तो हम रखे 1 तो हम दिया क्या 1/2, तो जो दिया वो हो गया रेंज। तो देखो बाबू 1 रखे लेकिन दिया 1/2 और यहाँ तो 2 दिया है, मतलब पहल का तो गलती बोल रहा है, पहल का गलती है ना। 1 रखे तो 1/2 दे रहा है रेंज, लेकिन यहाँ तो 1/2 बता रहा है, तो ये पहल का गलती है। दूसरा का क्या कह रहा है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर रिस्पेक्टिवली द सेट्स ए सच दैट ए बिलोंग्स कर रहा है ए से, एंड ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, एंड बी सच दैट बी बिलोंग्स कर रहा है ए से और ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से।
याद रखिएगा बाबू हमेशा, क्या याद रखना है कि जब भी ए बी बिलोंग्स करा रिलेशन में तो पक्का के पहलका सेटवा भी वही बताया बाबू कि पहलका सेटवा जो है सबका डोमेन रहता है और दूसरा का जो रहता है एलिमेंट वो आपका रेंज रहता है ना बाबू। तो पहलका क्या है यहाँ डोमेन, वो बतिया बोला यहाँ, और दूसरा का क्या होता है रेंज, और वो बतिया बोला है, मतलब दूसरा का तो सही बोल लिया है। तो पहलका सही गलत है और दूसरा का एकदम सही है। पहलका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना बाबू लोग, डी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही हो गया। पहलका जो है सो एकदम गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा का जो है एकदम सही बात बोल रहे हैं। तो आज जो सो टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बच्चा लोग हम लोग, और ये जो है सो प्रैक्टिस सेशन 5 कंप्लीट कर लिए हम लोग। नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन बच गए बाबू वो प्रैक्टिस 6 में कंप्लीट करेंगे, या फिर नहीं होगा तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।